इंड AS 16 डे 5 इलस्ट्रेशन नंबर 25। इसमें क्या है कि एक लाइन लिखा है, हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड AS ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज़ यूज बाई द एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन का बात है, और इंडिया एक ऑप्शन देता है आपको कि आपको जो एक्सेस डेप्रिसिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, आप उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में डाल सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ये वो लाइन बोल रहा है, ठीक है। LDR क्वेश्चन है, इसमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है जिसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू सब डालते जाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ इतना यूज़ करना है दिमाग तुमको कि ये लाइन की वजह से क्या चेंज होगा। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग का जितना साल है, स्टार्टिंग का 4-5 साल तुमको अभी डेटा दिया हुआ है कि ये कॉस्ट था 30 लाख, इसका कॉस्ट है, 5 साल के बाद उसका कॉस्ट 17,50,000 होता है। तो डेप्रिसिएशन 12.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, 12.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो हर साल कितना लगा होगा, 2.5 लाख का 5 साल में, ठीक है। तो उतना 5 साल तक तुम 17.5 लाख पे वैल्यूएशन करके ले आओ। फिर ये लोग क्या बोल रहा है कि वहाँ रीवैल्यू हो गया 10%, 17.5 लाख का 10% इंक्रीज़ कर दो तो 19,25,000 हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन तुम रीवैल्यू करके ऐसे PP अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कर देना, ठीक है। वैल्यू बढ़ गया, जब रीवैल्यूएशन होता है तो CINR में जाता है, इतना बात याद रखना। उसके बाद डेप्रिसिएशन को नया वाला अमाउंट पे लगेगा, तो 19,25,000 डिवाइडेड बाई, तुमको टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं, तो टाइम उतना ही 10 साल था पहले, तो 3 साल 5 साल 12 साल पहले था, 12 साल से 5 साल गुजर गया तो 7 साल बचा था, तो 7 साल पे 19,25,000 पे 7 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दे और उतना वैल्यू दे दे, ठीक है। ऐसे करके वो हो गया, 2 साल वो ऐसे चलेगा। फिर क्या होता है 2018 में क्या बोलता है कि हमारा जो वो है, क्या उसको कहते हैं, जो भी वैल्यू कैरिंग वैल्यू आ रहा है, कैरिंग वैल्यू से हमको 15% और इस बार रिवैल्यूएशन लॉस हो गया नीचे। तो जितना रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है उसको तुम लिखने से पहले एक चीज़ दिमाग में बात रखना, क्या ये एक बार तो रिवैल्यूएशन हो चुका है, तो उस टाइम तो हमको कुछ याद नहीं करना था, सिर्फ रिवैल्यूएशन डाल के OCINR में अगर गेन था तो OCINR, लॉस हुआ तो PL में, इसमें गेन हुआ था तो OCINR में था। अब क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो इस बार याद रखना कि पिछले बार क्या हुआ था, तो इस बार रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, पिछले बार गेन हुआ था। तो जो भी लॉस हुआ था, जो भी लॉस हुआ था, जो भी इस बार रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, उसको तरीका ये होता है कि जब लॉस हुआ तो प्रीवियस अगर गेन हुआ था तो वैसे करके कुछ मैनेज करेंगे, और तू सोचेगा गेन हुआ था तो CINR में था, इस बार लॉस हुआ तो CINR से माइनस कर देंगे, अब PNL में डाल देंगे। लेकिन एक लाइन इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन वाला, क्या कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जो भी हो रहा है उसको आप ऑप्शन दिया हुआ इंडिया, तो ये कंपनी किया होगा, क्या किया होगा कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जब लग रहा था इसका, पहले 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन था, अब 2,75,000 लग रहा है। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले 12 से पहले था तुम्हारा 17,50,000 पे नॉर्मल चल रहा था, फिर वो 19.5 लाख हुआ, तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, डेप्रिसिएशन 2,50,000 2,75,000 हो गया, 25,000 का डेप्रिसिएशन एक्सेस लग गया, 2 साल लगा तो 50,000 तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में तुम डाला होगा, राइट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना गया, रीवैल्यूएशन जब 17.5 लाख से 19,25,000 हुआ था तो 1,75,000 का रीवैल्यूएशन हुआ था, जिसमें से 50,000 तुम एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से तुम रिटेन अर्निंग में डाल दिया। रीवैल्यूएशन में है कितना, 1,25,000 के आसपास है, 1,25,000 रुपया है। रीवैल्यूएशन गेन में तो 1,25,000 ही है ना, और अभी जब तुम्हारा रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है वो तुम्हारा 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो जितना गेन है उतना को तुम OCINR से माइनस करोगे, और जितना बाकी का उसे PNL में डेबिट कर दोगे। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, वही कि भाई पिछला बार गेन हुआ था 1,75,000 का, तो सिर्फ 50,000 जाएगा PNL डेबिट में, लेकिन ये तो भूल गए थे कि 50,000 पहले से उसमें से निकला गया, ठीक है। एक ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो मेरे दिल में चल रहा था वो क्लियर है क्या। एक होता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। क्या करते हैं, जब आज कुछ हम लोग सामान खरीदते हैं तो एसेट बना रहे हैं, ठीक है, जिसको 10 साल के बाद डिसमेंटल करने में कुछ कॉस्ट लगेगा, तो उस कॉस्ट का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो उतना कैपिटलाइज हो जाता है, राइट। अब तुम कंफ्यूज होता है प्रोविजन का कैसे क्रिएट हुआ, क्या हुआ, ये हुआ। सुनो अब शांति से, एकदम शांति से सुनो। क्या, मान लो कि हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू जो डिसमेंटलिंग का है वो X, ठीक है, तो वो जो X है उसको पहले हम लोग PP को जो भी वैल्यू है हमारे प्रोविजन का उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं PP अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन तुम्हारा क्रिएट हो गया, प्रोविजन तुम्हारा सीधा बैलेंस शीट में चला गया, टोटल वैल्यू उसमें जा चुका है, क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोविजन तुम्हारा क्रिएट हो गया, बैलेंस शीट में चला गया, ओके। अब क्या करना होता है कि साल एंड पे तुमको जो प्रोविजन उसको अनवाइंड करना होता है,
अनवाइंड करोगे तभी तो वो जो एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे कि आज जैसे कि 3.5 लाख का हम लोग प्रोविज़न प्रेजेंट वैल्यू है, 5 लाख का हमको असली डिसमेंटलिंग कॉस्ट आने वाला है, लेकिन बाद में आने वाला है, तो हमको 3.5 लाख से 5 लाख को पहुँचना है, तो अनवाइंडिंग करते हैं, राइट। तो हर साल हमको अनवाइंडिंग करना होगा। 3.5 लाख कॉस्ट में घुस गया तो उसका प्रोविजन तुमको बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्यों? पीपीई टू प्रोविजन, तो प्रोविजन दिख गया यहाँ पे, गया बैलेंस शीट में, ओके। अब क्या है, हर साल हमको अनवाइंड करना है, प्रोविजन अनवाइंड करना है। जर्नल एंट्री पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है कि तुम्हारा है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू क्या उसको कहते हैं, इंटरेस्ट और P&L टू प्रोविजन। नेट एंट्री P&L टू प्रोविजन ही होता है, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि जो भी तुम्हारा अति है, क्या उसको कहते हैं, एक बार तो प्रोविजन जा चुका है बैलेंस शीट में, अब क्या है कि इंटरेस्ट आएगा, तो P&L तो इंटरेस्ट गया और P&L तो इंटरेस्ट नहीं गया, P&L टू प्रोविजन गया, प्रोविजन फिर बढ़ गया, तो तुम्हारा जो भी प्रोविजन साल के एंड पे होने वाला है वो प्रोविजन ऐड हो गया। तो बैलेंस शीट में तुम्हारा 2 प्रोविजन जाएगा, पहला जो कैपिटलाइज हुआ था पीपी तो प्रोविजन, दूसरा जो अनवाइंड हुआ वो प्लस होके प्रोविजन में चला जाएगा, ऐड हो गया। ये तुमको पेज नंबर 30 पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रोविजन एक्स जो कैपिटलाइज हुआ, वाई जो इंटरेस्ट हुआ, वो एक्स प्लस वाई गया, ठीक है। ये बैलेंस शीट का बात हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो एक तो तुम्हारा वो हो गया, क्या उसको कहते हैं, इंटरेस्ट ही जाएगा, बस बात खत्म। जो जिसकी जो प्रोविजन पहला प्रोविजन किया था वो तो पीपी में कैपिटलाइज हो गया, दूसरा प्रोविजन क्रिएट हुआ तो P&L में जाने के लिए क्रिएट हुआ था, जो इंटरेस्ट पे गया था तो वो उसमें इंटरेस्ट में जाएगा, बात खत्म। ऐसा ही, इसलिए क्वेश्चन 3 में एक चीज़ क्लैरिटी है और सब उसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन 3 में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में ये एक चीज़ है कि जहाँ पे सेम नेचर ऑफ आइटम एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, राइट। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि देखो जो आउटगोइंग एसेट है उसका सिर्फ कैरिंग अमाउंट देखना है और कुछ करना ही नहीं, आउटगोइंग कैरिंग अमाउंट। इनकमिंग का हम लोग वैल्यूएशन करते थे, और जहाँ सब्सटेंस का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है वहाँ थर्ड लाइन देखते थे, कैरिंग थर्ड प्रेफरेंस, कैरिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग एसेट प्लस कैश पेड, ठीक है। अब इसमें ट्रिक, हम लोग क्या कैश ही तक याद रखते हैं, लेकिन वो क्या है, कैश पेड। इसमें क्या है कि कैश रिसीव हो रहा है, राइट। उसमें एक ही हम लोगों को पूरा गोल था कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सेम नेचर ऑफ आइटम है, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1 लाख का एसेट, 1 लाख का समथिंग है कुछ ऐसे करके, तो उसमें तुम एक बार जाकर देखना, कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट हम लोग नहीं बुक करें, इसीलिए उसका जो कैरिंग अमाउंट है आउटगोइंग एसेट का उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर में डाल दिए हैं, और कैश जितना आया है उतना डाल दिए हैं। कैश रिसीव्ड है, हम लोग उसमें फॉर्मूला में कैश पेड है, इसमें कैश रिसीव्ड है, इसलिए ट्रिक है, एक बार जाके कॉपी में देखना, ठीक है। अब आ जाओ नोट 13 हमारा जो पेज बुक में दिया हुआ है पेज 9.10 पे। उसमें क्या है कि चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या होता है कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल के बाद 1 करोड़ लगेगा, लेकिन 10 साल के बाद पता चला 1 करोड़ 20 लाख रुपया लग रहा है, तो क्या किया जाए। जब 1 करोड़ 20 लाख रुपये लग रहा है तो जो भी हमारा प्रोविज़न है, प्रोविज़न को बढ़ाना पड़ जाएगा, या फिर 1 करोड़ 20 लाख की जगह 1 करोड़ की जगह फिर 80 लाख हो गया तो प्रोविज़न कम करना पड़ेगा। तो क्या जर्नल एंट्री होगा, कैसे करेंगे, वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा वैल्यूएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन किस पे करते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हैं तो अगर प्रोविज़न बढ़ गया है क्या करेंगे, पीपीई को भी डेबिट करेंगे और प्रोविज़न को क्रेडिट करेंगे, तो प्रोविज़न इंक्रीज हो गया, पीपीई बढ़ गया, ठीक है। अगर प्रोविज़न कम हुआ तो एसेट के साथ ही एसेट को क्रेडिट, पीपीई को डेबिट, तो दोनों कम हो जाएगा, ओके। ये तरीका तब होगा जब हम लोग जब हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग एसेट के साथ ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि एसेट तो कॉस्ट पे चल रहा है, राइट। लेकिन अगर हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं तो प्रोविज़न के ऊपर नीचे होने की वजह से हम लोग एसेट को कभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट तो हर वक्त रीवैल्यू ही हो रहा है, वो कॉस्ट पे नहीं है। किसको चेक करेंगे, रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस को, ठीक है। अब पता करना है कि रीवैल्यूएशन गेन लिखाएगा कि रीवैल्यूएशन लॉस लिखाएगा। अगर प्रोविज़न तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन लॉस ही है, तो रीवैल्यूएशन लॉस लिखाएगा वहाँ पे। प्रोविज़न बढ़ेगा कैसे, टू प्रोविज़न जाएगा तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट लिखाएगा, ठीक है। यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिखाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस ही लिखाएगा, क्योंकि वो OCI NR में जाएगा, ओके। कोई ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट नहीं है, प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी पहले सेटेड है वो, और उसके बाद उसमें जाएगा, ठीक। अब तुम्हारा क्या है कि अगर प्रोविज़न घट रहा है तो क्या होगा, प्रोविज़न डेबिट, क्रेडिट में क्या जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन, ओके।
अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे। ये हैवी क्वेश्चन है, LDR क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है कि कोई एसेट है जिसका लाइफ 40 साल है। 1 अप्रैल, इसमें एक चीज़ को दिमाग में एकदम फिट करके रखना है, क्या कोई भी कैरिंग वैल्यू हो या फ्यूचर वैल्यू हो, इस क्वेश्चन में वो कैसे दिया हुआ है तुमको, इस क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई भी कैरिंग वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऐसे दिया हुआ है कि उसका जो भी कॉस्ट है प्लस उसका डीकमीशनिंग कॉस्ट है भाई। हम लोग कितना याद रखते हैं, डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग का प्रेजेंट वैल्यू ऐड राइट, कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे सब चलेगा। 1 अप्रैल 11 को बोलता है कि जो हमारा वैल्यू है वो 1,20,000 है, जिसमें से 10,000 रुपया उसका इंक्लूडेड 10,000 रुपया है उसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। तो 1,20,000 हुआ ना, तुम्हारा 1,10,000 उसका कॉस्ट हुआ और 10,000 रुपया उसका डिसमेंटलिंग हुआ, वो कॉस्ट है हमारा, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कॉस्ट कितना है 1,20,000, ओके। 31 अप्रैल 2014 को क्या बोलता है कि हमारा फेयर वैल्यू कुछ करके बात लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट, उसका मतलब फेयर वैल्यू होता है, वो है 1,15,000 रुपया, जिसमें से हम लोग जिसमें इंक्लूड नहीं किए क्या, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एक बात बताओ, अगर हमको कंपेयर करना है दो चीज़ के बारे में तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए ना। एक जो पहला 1 अप्रैल 2011 वाला है उसमें जो क्या उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो भी ऐड है, और वो टोटल पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और 2014 तो वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते 31 अप्रैल 2014 को ले आएंगे तो वो कॉस्ट भी हो गया। 31 अप्रैल 2014 को रीवैल्यूएशन किए, तो जब रीवैल्यूएशन किए हैं तो उसमें कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 11,600 उसको ऐड नहीं किया हुआ है। तो भाई सेम फॉर्म पे लाएंगे। ये जब डेप्रिशिएटेड अमाउंट है उसमें कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट दोनों है, तो फेयर वैल्यू को भी कॉस्ट और डिसमेंटलिंग दोनों ऐड करके कंपेयर करेंगे। तो दोनों को कुछ नहीं करना है, दोनों को बस ऐड कर देना है, ठीक है। तभी जाके आप जब फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू को 31 अप्रैल 2014 को जब कंपेयर करेंगे तो आपको रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस पता चलेगा। आपको रीवैल्यूएशन गेन मिलेगा उसमें, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन आप देख लेना। तो रीवैल्यूएशन को गेन को क्या करते हैं, OCI एंड में भेज देंगे, ठीक है। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ कि एक रिवैल्यूएशन गेन मिला हमको, वो OCI में गया। दूसरा 31 अप्रैल 11 से 31 अप्रैल 2014 आने के लिए 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा, तो वो डेप्रिसिएशन को हम लोग P&L में डाल देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये तो 31 अप्रैल 2014 हो गया। अब बात बोलता है 31 अप्रैल 15 को। 31 अप्रैल 15 को क्या बोलता है कि हम लोग का जो अति है, सबसे पहला पॉइंट तुमको बोलेगा कि हमारा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसको हम लोग उसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम लोग क्या, हाँ क्या बोलता है 31 अप्रैल 2015 को क्या बोलता है, पहला लाइन बोल रहा है कि तुम्हारा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो हम लोग प्रोविज़न बना के रखे हुए हैं ना, उसको वो 5,000 से कम हो गया है, 5,000 रुपीज़ से कम हो गया है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग रीवैल्यूएशन एसेट वैसेट का कर रहे थे, इसमें रीवैल्यूएशन किसका हो गया, तुम्हारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट का ही हो गया, प्रोविज़न का। प्रोविज़न जो भी अभी तक चल रहा था उसमें से 5,000 रुपया कम गया, ठीक है। तो क्या करोगे, वो प्रोविज़न को तुम कम कर दोगे, लेकिन कम कैसे करोगे, जो प्रोविज़न अभी तक तुम्हारा वो तो 31 अप्रैल 2014 को तुम्हारा प्रोविज़न दिया हुआ था 11,600, लेकिन एक साल के बाद 31 अप्रैल 2015 को कुछ अनवाइंड होगा 11,600 प्लस समथिंग अमाउंट, तब 31 अप्रैल 2015 हो जाएगा। और जो 31 अप्रैल 2015 को क्या उसी दिन तुम्हारा 5,000 रिवैल्यूएशन कम हुआ है, तो वो जो अमाउंट आया अनवाइंड करने के बाद 11,600 प्लस अनवाइंड वो आ गया 31/15 को, उसमें रिवैल्यूएशन माइनस हुआ, -5,000 करके अमाउंट आएगा। तो जो अमाउंट आएगा वो है, देखो देखने क्वेश्चन देखने के बाद पता चला प्रोविज़न जो 31 अप्रैल 2014 का था 11,600 था, अनवाइंडिंग कुछ 5 एक साल का किए, कुछ अमाउंट आया, तो 31 अप्रैल 2015 को 12,180 प्रोविज़न हो गया, लेकिन बोल रहा है कि 5,000 से कम हुआ है, तो 12,180 में से 5,000 माइनस कर दो तो हमारा प्रोविज़न कितना हो गया 7,180। ये दिमाग में क्लियर हो गया। 31 अप्रैल 2015 को हमारा प्रोविज़न है 7,180। एक चीज़ याद किए थे पहले टाइम पे कि कोई भी जब ये वाला क्वेश्चन में कॉस्ट जो था वो जो भी फेयर वैल्यू या कैरिंग वैल्यू है वो कॉस्ट प्लस जो तुम्हारा क्या है प्रोविज़न है, प्रोविज़न पता चल गया। ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में क्या बोल रहा है, नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारा एसेट है ना वो भी हमको उसको रीवैल्यू कर दिए, वो हो गया 1,07,000 का। तो कुछ कैरिंग अमाउंट चल रहा था, कैरिंग अमाउंट क्या दिया हुआ होगा, हम लोग जो 31 अप्रैल 2014 को किए थे, फिर कुछ डेप्रिशिएट करके कुछ कॉस्ट लाए होंगे। यहाँ पे कितना का आया है, वो ये आया है 1,23,178 डेप्रिसिएशन माइनस करके, ओके। उसमें से जब हम लोग उसको रीवैल्यूएशन किए, देखते सब ये तो हो गया कैरेज वैल्यू 2015 को, फिर उसमें से रीवैल्यूएशन किए क्या, एक तो तुम्हारा जो प्रोविज़न है वो 5,000 से कम गया तो 7,180 आया, तुम्हारा एसेट का भी रीवैल्यूएशन हुआ, वो था 1,07,000, दोनों मिलाएंगे तब हमको फेयर वैल्यू पता चलेगा इस क्वेश्चन में, तो दोनों को मिलाया तो 1,14,180 आया। कैरिंग वैल्यू 123 है, फेयर वैल्यू 114 है,
फिर दोनों में से क्या कंपेयर किया, रिवैल्यूएशन गेन हुआ कि लॉस, रिवैल्यूएशन गेन लॉस कुछ भी करें वो आएगा, उसके बाद हम लोग जो डेप्रिसिएशन 1 साल का आएगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, 2 चीज़ का। अब रिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ है वो कैसे दिखाएंगे भाई, अभी जस्ट हम एक चीज़ पढ़े थे क्या सबसे पहले टॉपिक में कि जब भी एक्सपेक्टेड जो हमारा आती है क्या उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में भी वही हुआ है, क्या हुआ है कि पहले हम लोग कुछ चल रहे थे 10,000 पे चल रहे थे पीवी, फिर 11,600 वो तो नॉर्मल गया, लेकिन फिर 11,600 से 5,000 माइनस हो गया, चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट हुआ, राइट। और उस पर क्या चेक करते थे कि अगर चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट हुआ है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, कॉस्ट की रिवैल्यूएशन, इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसमें एसेट के ऊपर कोई चेंज नहीं करते हैं, प्रोविजन चेंज हुआ है लेकिन एसेट के ऊपर नहीं, किस पे, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस पे। इसमें क्या हुआ कि प्रोविजन हमारा 5,000 से कम गया है, तो ये तो अच्छा चीज़ है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करने से बढ़ जाएगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा क्या नाम है उसका रिवैल्यूएशन गेन, वो एंट्री मार दो, ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन का एंट्री हो गया। तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन होगा वो CINR में जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले रिवैल्यूएशन गेन ही हुआ था। कब हुआ था भाई रिवैल्यूएशन गेन, जब तुम 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2014 पे आए थे तो रिवैल्यूएशन हुआ था, फेयर वैल्यू 1,26,000 कर दिया गया था, तो रिवैल्यूएशन गेन था, तो प्रीवियस ईयर ही तुमको रिवैल्यूएशन हुआ था, वो भी CINR में गया था, फिर तुमको गेन हुआ तो CINR में ही जाएगा, ऐसे करके तुम्हारा बन जाएगा। और तुमको बोले थे कि 2 एक ट्रीटमेंट होगा, एक डेप्रिसिएशन का, एक रिवैल्यूएशन गेन का, ये तो हुआ ही नहीं। अभी तो रिवैल्यूएशन गेन का एंट्री बताए किस चीज़ का, जब हमारा क्योंकि हमारा प्रोविजन में जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके वजह से रिवैल्यूएशन वाला एंट्री मारे। अभी तो 2 चीज़ बाकी है, जो कैरेज वैल्यू और रिवैल्यूएशन वैल्यू, दोनों कैरेज वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों के बीच का जो कंपैरिजन होता है 2 चीज़ें आता है, रिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन। तो दोनों को जब कंपेयर किए हैं 2015 वाला, तो उसमें हमको हो रहा है रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। तो जब रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन लॉस ये सब्सिक्वेंट हो रहा है क्योंकि इससे पहले तो रिवैल्यूएशन 2 बार कर चुके हम लोग, तो जब लॉस हो रहा है तो चेक करेंगे कि पिछले बार क्या हुआ था। पहला पिछले बार गेन मिला था जब हम लोग 1 अप्रैल 11 से 1 अप्रैल 2014 गए थे, रिवैल्यूएशन हुआ था, गेन मिला था 15,600 का। अभी फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग अभी रिवैल्यूएशन किए, रिवैल्यूएशन गेन मिला, कब मिला हमको, जब हमारा जो प्रोविजन था 5,000 नीचे गया, फिर रिवैल्यूएशन गेन मिला, तो दोनों हमको रिवैल्यूएशन गेन में है। अब हम लोगों को लॉस हुआ है, तो टू द एक्सटेंट जितना हम लॉस CINR से जाएंगे और बाकी P&L से जाएंगे, तो ऐसे करके करती है, ख़त्म हो गया, बाय बाय।